हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आपकी टीजीटी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। टीजीटी टीजीटी की तैयारी आई होप आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सब एक टीजीटी का जो भी सिलेबस है उसका एक रिवाइजिंग चल रहा है इसमें। तो आज हम रिवाइज में करेंगे वर्ड्सवर्थ के पोएटिक करियर के बारे में। वर्ड्सवर्थ का पोएटिक करियर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था और उन पार्ट्स को क्या क्या कहा जाता था और इनके जो वर्क्स थे वो क्या क्या थे। क्योंकि जो वर्क है इनके उसमें जो रिटन ईयर होता है और पब्लिश्ड ईयर होता है उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है जब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड। तो सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक करियर होता है उसको 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक चीज ये बता दें, अगर हम किसी भी राइटर के करियर को पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उससे एक चीज इजी हो जाती है कि अकॉर्डिंग टू पीरियड उस उनके पूरे वर्क को पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। तो फर्स्ट पीरियड उनका डिवाइड हुआ 1793 टू 1797। अर्ली पीरियड एंड इमेच्योर राइटिंग थी इनकी 1793 से 97 में 1797 में। फिर 98 से 1805 द पीरियड ऑफ ग्लूम था। एकदम से इन्होंने पीरियड ऑफ ग्लूम था इनका 1798 से 1805। तो 1790 फर्स्ट पीरियड इनका डिवाइड हुआ 1793 टू 1797, जो कि पीरियड इनका था अर्ली पीरियड था और इमेच्योर अर्ली पीरियड एंड इमेच्योर राइटिंग थी। अर्ली पीरियड था जो कि इनकी राइटिंग उसमें बहुत इमेच्योर थी 1793 टू 1797 में। फिर इसके बाद आता है इनका नेक्स्ट 1798 से जो शुरू होता है और 1805 तक आ जाता है। 1798 से 1805 द पीरियड ऑफ ग्लूम है इनके इनके उसके द पीरियड ऑफ ग्लूम कहा जाता है इस पीरियड को। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 1806 से 1814। ये द डोमिनेंट पीरियड और ग्लोरियस डिकेड था। 1806 से जो 1814 तक के इनके वर्क थे वो बहुत ही पॉपुलर और फेमस हुए थे, इसीलिए डिवाइड किया गया 1793 टू 1797 फर्स्ट पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड इन 1806 टू 1814 एंड देन 1814 टू 1815 द पीरियड ऑफ डिक्लाइन, जो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया। इनकी जो राइटिंग स्किल्स थी वो धीरे धीरे डाउन होती चली गई। तो ये 4 पीरियड्स में इनके वर्क को डिवाइड किया गया, इनके करियर को पोएटिक करियर को इनके डिवाइड किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट इनके वर्क पर। जो मोस्ट फेमस इनका वर्क है लूसी पोयम। इनका एक वर्क है लूसी पोयम। 5 लूसी पोयम इन्होंने लिखी हुई है। कभी भी नाम को दे सकता है कि इनमें से आप नाम कौन सा लूसी पोयम में नहीं आता है वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो लूसी पोयम है, सबसे पहला जो लूसी पोयम है वो है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। पहली पोयम है लूसी की, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ये जो इनकी पोयम है, पहली लूसी पोयम है, ये वन ऑफ द लूसी पोयम जो उन्होंने जर्मनी में लिखी है इन 1799 में, जर्मनी में लिखी है और जो कि पब्लिश्ड हुई ये मतलब रिटन है 1799 में और पब्लिश्ड हुई है हमारी ये 1800 में ये हमारी पब्लिश्ड हुई है लूसी पोयम। इट इज अ ब्यूटीफुल लिरिक कम्युनिकेट्स एंड पोइट्स की फीलिंग के बारे में इस लूसी पोयम में दिखाया गया है। तो फर्स्ट पोयम हमारी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन फर्स्ट पोयम है। सेकेंड पोयम है आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रोडन वेज। आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रोडन वेज। It is also written in 1799 and the genesis of these poem remains a mystery. ठीक है, इसमें पोयम में एक मिस्ट्री बनी रहती है। तो स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन हैव आई नोन, आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रोडन वेज। नेक्स्ट थर्ड आता है स्वीट डेड सी ड्वेल्ट अमंग द
नेक्स्ट आता है इनका सी ड्वेल्ट among the untrodden ways. She dwelt among the untrodden ways. In this poem, poets speak about Lucy, a young beautiful girl who was very dear to poet. पोएट के लिए वो बहुत ही प्यारी सी एक लूसी थी, प्यारी सी एक लड़की थी। तो इसमें सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज में ये एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, सेकंड आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रोडन वेज, थर्ड है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रोडन मैन है, मैन है यहाँ पे, वेज नहीं है, मैन है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है, फोर कह रहा है देयर देयर 3 years she grew in sun and shower, 3 years she grew in sun and shower। ये हमारी पब्लिश्ड हुई थी, ये पब्लिश्ड हुई थी 1800 में, पब्लिश्ड हुई थी 1800 में, ये पब्लिश्ड हुई थी। 3 years she grew in sun and shower। ठीक है, तो पहला था स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रोडन मैन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, थर्ड फोर्थ है 3 years और इस 3 years सी ग्रू सन एंड शावर, एंड लास्ट है लूसी पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। सील केवल इनके क्या है, इनके हमको नाम पता होने चाहिए। केवल लूसी पोएम में 5 पोएम में नाम क्या थे, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। It is not included in the series but composed at the same time। ये इन सीरीज में अटैच नहीं थी बट कंपोज्ड सेम टाइम में की गई थी। एक इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि वर्ड्सवर्थ ने कितनी सोनेट्स लिखी थी। वर्ड्सवर्थ ने जो है 500 के अप्रॉक्स सोनेट्स लिखी थी, 23 सोनेट्स। हर बुक्स हर सोर्सेज में अलग अलग मिलता है कि उन्होंने कितनी सोनेट्स लिखी, पर हम लोग मानते यही है कि 523, किसी किसी सोर्स में यही लिखा हुआ है तो इसीलिए ही मानते 523 सोनेट्स इन्होंने लिखी थी। और इस सोनेट्स को उन्होंने सोनेट्स में टाइटल्स दिए हुए थे, कई ग्रुप टाइटल्स दिए हुए थे और उसके अंदर सोनेट जो जो टाइटल से रिलेटेड थी उसमें रखते जा रहे थे। तो ये हमारे टाइटल्स क्या थे, फर्स्ट टाइटल्स था डोडेन, डोडेन जिसमें इन्होंने 34 सोनेट्स को ग्रुपिंग किया था। नेक्स्ट हमारा टाइटल था इक्लेसियास्टिकल, 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 इसमें हमारी 132 सोनेट्स को ग्रुप किया गया था। थर्ड आता है सोनेट ऑन लिबर्टी और पॉलिटिकल सोनेट, पॉलिटिकल पॉलिटिकल सोनेट, पॉलिटिकल सोनेट बोल दिया गया है इसको। इसमें 69 सोनेट्स को ग्रुपिंग किया गया था। एंड लास्ट मिसलेनियस, मिसलेनियस, मिसलेनियस में 120 सोनेट्स को इंक्लूड किया गया था और बाकी जो रेस्ट थी वो अदर टाइटल एंड रेस्ट, मिसलेनियस एंड रेस्ट अदर्स जो बची थी वो इनमें इंक्लूड की गई थी, जो अदर से थी उसमें इंक्लूड की गई थी। इस तरह से इन्होंने टाइटल ग्रुप टाइटल बना दिया था 520 सोनेट्स का, डोडेन, एक्लेसियास्टिकल, पॉलिटिकल सोनेट, मिसलेनियस एंड रेस्ट अदर्स। ठीक है, अब आते हैं इनका जो सेकंड वर्क है, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आ जाता है, कहीं 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 उसमें पूछा गया है कि ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी में उन्होंने किस एज की बात की है, तो उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड एज की बारे में बात की है, फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इट वाज रिटन इन 1802, 1802। मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन पार्ट ये हो जाता है कि बहुत सारी इनकी पोएम्स हैं जो 1802 लिखी गई हैं, 1804 पब्लिश्ड की गई हैं, 1807 को पब्लिश्ड कर दी गई हैं। हम्म
तो पब्लिश कर ली गई है। तो 1802 में ये लिखी गई थी पोयम इन 4 स्टेंजा में। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी जो है वो 1802 में रिटन थी और 4 स्टेंजा में थी, 4 स्टेंजास में थी। लेटर ऑन 7 मोर स्टेंजा वाज इंक्रीज्ड। बाद में 7 मोर स्टेंजा जो है इसमें इंक्रीज हो गए, तो टोटल स्टेंजास हो गए 11 स्टेंजा। टोटल कितने स्टेंजास हो गए? 11 स्टेंजा। 11 स्टेंजास जो हो गए वो इसमें हो गए। पहले कितने थे? पहले 4 स्टेंजास थे, बाद में 7 मोर स्टेंजास विल बी इंक्रीज्ड इन दिस पोयम। ठीक है, तो द इमोरलिटी ओड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोयम इन इंग्लिश लिटरेचर। इट इज हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की हाई वाटर मार्क जो इंग्लिश लिटरेचर की पोएट्री है वह ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। इट हैज बीन रिटन इन पिंडेरिक ओड फॉर्म। पिंडेरिक ओड फॉर्म में लिखी गई है। इन दिस पोयम वर्ड्सवर्थ टॉक्स अबाउट प्रीनेटल एंड पोस्ट डेथ एक्सपीरियंस को इसमें वर्ड्सवर्थ जो है वो शेयर करते हैं। एमर्सन क्योटा है, उन्होंने एमर्सन ने कोट दिया है। एमर्सन ने एक कोट दिया हुआ है। किसने कोट दिया है? एमर्सन ने कोट दिया है। किसके बारे में? ओड ऑन इंटीमेशन मोरालिटी ओड के बारे में। इमोरलिटी ओड इज हाई वाटर मार्क इन 19th सेंचुरी लिटरेचर। ये हमने अभी लाइन रीड की थी। तो ये कोट किसने दिया है? इमर्सन ने कोट दिया है कि जो हाई मार्क 19th सेंचुरी की मोरालिटी ओड है, ये कोट किसने दिया है? इमर्शन ने। ये कोट दिया है इमर्शन ने। ये ध्यान रखना कि ये कोट किसने दिया है? इमर्शन ने दिया है। क्या कोट है? इमोरलिटी ओड इज हाई वाटर मार्क इन 19th सेंचुरी लिटरेचर। इमोरलिटी ओड इज इंस्पायर्ड बाय वगहम्स की द रिट्रीट से इंस्पायर्ड थी। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें ध्यान रखना है कि ये जो 19th सेंचुरी का वाटर मार्क वाला जो कोट है वो इमर्शन ने दिया हुआ है। और ये जो इमोरलिटी ओड है ये इंस्पायर्ड किससे थी? वंगहम के द रिट्रीट। वंगहम का द रिट्रीट एक वर्क था, उससे इंस्पायर्ड थी। ये लाइन भी ध्यान रखना है कि वंगहम का द रिट्रीट है, उससे इंस्पायर्ड होकर वर्ड्सवर्थ ने ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी ओड फ्रॉम रिकलेक्शन ऑन चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड एज ये पोयम लिखी थी, जो कि रिटन थी हमारी 1802 में और पब्लिश्ड हुई थी 2 वॉल्यूम में 1807 में 1807 में। तो इसमें टोटल स्टेंजास कितने थे? पहले 4 स्टेंजास थे और बाद में 7 और इंक्रीज कर दिए गए थे। तो ओड और इंटीमेशन ओड जो है वो 11 स्टेंजा में टोटली है। 11 स्टेंजास में टोटली है। इसमें वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्रेस किए हैं अपने व्यू ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोयम। इन वर्ड्सवर्थ में क्या एक्सप्रेस किया है? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ठीक है। 1815 when the poem was republished, Wordsworth expanded the title। तो अब आपको ये एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये कोट तो ध्यान ही रखना है कि 19th सेंचुरी का हाई वाटर मार्क इमर्शन ने कहा है और ये इमोरलिटी ओड इंस्पायर हुए थे लिखने के लिए किससे? वगहम के द रिट्रीट से इंस्पायर हुए थे, तब इन्होंने लिखा था। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले इसका जो नाम है वो केवल यही था, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, केवल इतना ही नाम था। जब 1807 में ये पब्लिश हुई और 1802 में ये लिखी गई है, रिटर्न की डेट है, पब्लिश की डेट है। इसके बाद ये 1815 में रीपब्लिश्ड हुई। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 1815 में ये रीपब्लिश्ड हुई और उसमें इसका ये जो नाम आगे का है फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड वो ऐड कर दिया गया। तो 1815 में ये रीपब्लिश्ड हुई थी और फिर इसका नाम ये और ऐड कर दिया गया था फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड।
इंटीमेशन मीन्स होता है हिंट, इंक्लिंग्स या इनडायरेक्ट सजेशंस। तो मोस्ट रीडर्स और क्रिटिक्स जो आज यूज करते हैं, वो यूज करते हैं इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी व्हेन रेफरिंग टू द पोएम। जब इस पोएम की बात होती है तो बहुत से राइटर यही यूज करते हैं, इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। तो ये ध्यान रखने वाले पॉइंट है कि 1802 में रिटर्न हुई थी और 1807 में पब्लिश्ड हुई, 1815 में रीपब्लिश्ड हुई और टाइटल जो है उसका और इंक्रीज कर दिया गया ये करके। और जो कोट है वो इमर्शन ने दिए हैं और वगहम के द रिट्रीट से इंस्पायर होके वर्ड्सवर्थ ने ये ओड लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं टिंटर्न अबे। अब ये टिंटर्न अबे पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं लैरिकल बैलेट्स के बारे में, जो कि इनकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम है। और इनका करियर जो स्टार्ट होता है वो लैरिकल बैलेट से ही स्टार्ट होता है। तो ये लैरिकल बैलेट्स हैं, इसमें आपको पता है कि कितनी पोयम्स और कितने बैलेट्स लिए गए हैं। लैरिकल बैलेट्स में पहले तो ये जो है वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ और किसका कोलैबोरेशन है, कॉलरिज का, एसटी कॉलरिज, एसटी कॉलरिज का जो है ये इसमें कॉलरिज, एसटी कॉलरिज का जो है इसमें कोलेबोरेशन है। इन दोनों की ही कुछ ना कुछ पोयम है जो इसमें लिखी गई हैं, किसमें, लिरिकल बैलेट्स में, कॉलरिज। ठीक है, तो इनकी जो है 19 पोयम है और इनकी 4 पोयम है, टोटल 23 पोयम जो है वो लिरिकल बैलेट्स में इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पहली जो पोयम है, पहली जो पोयम लिखी गई है वो 4 पोयम जो है पहली कोलरिज की है। सबसे पहली पोयम राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। तो ये सबसे पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि सबसे पहली लिरिकल बैलेट्स की जो पोयम है वो राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है, जो कि कोलरिज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉस्टर, द फॉस्टर नेक्स्ट है, और इसके बाद है मदर्स टेल, मदर्स टेल, और नेक्स्ट है द नाइटिंगल। ये द नाइटिंगल है, क्या है, द नाइटिंगल, ध्यान रखिएगा, द नाइटिंगल है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के, द नाइटिंगल एंड द जंगियन, जंगियन, ये एक इनकी पोएम है। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, द फॉस्टर, मदर टेल्स, द नाइटिंगल्स एंड द डंगियन, ये इनकी पोएम है, किसकी, एसटी कोलरिज की। ये सारी पोएम जो 4 हैं वो एसटी कोलरिज से ली गई हैं, एसटी कोलरिज से ली गई हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ से जो 19 पोएम ली गई हैं वो क्या है, द थॉर्न, हैव यू रीड दैट पोएम, द थॉर्न, द इडियट बॉय, ये सारी पोएम जो है सब इन्हीं से रिलेटेड है, द थॉर्न, द इडियट बॉय एंड सीमन ली, सीमन, सीमन ली, ये भी इन्हीं की है। द ओल्ड हंट्समैन, ये भी इन्हीं की है, द ओल्ड हंट्समैन। इससे ये भी पता रहेगा कौन कौन सी पोएम इनके, द ओल्ड हंट्समैन एंड मोर पर्सनल पोएम सच एज लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। तो इसमें और कौन सी पोएम है अर्ली स्प्रिंग के बारे में, एंड जो लाइन्स रिटन फ्यू माइल्स अबाउट टिंटर्न अबे। ठीक है, टिंटर्न अवे, ये हो गई। सेकेंड वॉल्यूम जब इनका आया, इसका लिरिकल बैलेट्स का 1800 में सेकेंड एडिशन, तो इसमें इन्होंने और वर्ड्सवर्थ ने मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक वर्क जो है इंक्लूड कर दिए। तो उसमें जो है इन्होंने लूसी पोएम जो है वो इंक्लूड की, लूसी पोएम, द ओल्ड कम्बरलैंड बेगर इंक्लूड की, क्या इंक्लूड की, द ओल्ड कम्बरलैंड, द ओल्ड कम्बर लैंड बेगर, बेगर इंक्लूड की, और क्या इंक्लूड की, माइकल, माइकल इंक्लूड की, अ पेस्टोरल, अ पेस्टोरल
इंक्लूड की। द थॉर्न एंड द इडियट बॉय तो थी ऑलरेडी थी इसमें। तो ये इनकी जो है क्या बोलते हैं लिरिकल बैलेट्स आई थी, उसमें इतनी सारी पोएम्स इन्होंने इंक्लूड करके रखी हुई थी। तो फर्स्ट पोएम जो थी राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर थी, जो कि एसटी कोलरिज थी। अगर पूछ दिया जाए वर्ड्सवर्थ की कौन सी फर्स्ट पोएम थी, तो वी आर सेवन वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम थी, जो कि लिरिकल बैलेट्स में थी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं जो इनकी नेक्स्ट पोयम थी। लिरिकल बैलेट्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट पोयम इनकी एक है टिंटरनबे, जो कि लास्ट पोयम है किसकी, लिरिकल बैलेट्स की। इन दिस पोयम हैज रिकॉर्डेड हाउ नेचर हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड सेव्ड हिज लाइफ। हाउ नेचर हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड हिज लाइफ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड डेज के बारे में इन्होंने बात की थी। तो इस पोएम में रिकॉर्ड किया गया था कैसे नेचर इन्फ्लुएंस करता है लाइफ को शेप देने का, और उससे चाइल्डहुड डेज, अपने चाइल्डहुड से। ही टेल्स अस ऑफ द जॉय के बारे में बताता है। ही फेल्ट इन द मिडेस्ट ऑफ नेचर एंड फाइनली हाउ नेचर बिकेम हिज गाइड, टीचर एंड कंपेनियन। कैसे नेचर बन जाता है आपका गाइड, टीचर एंड कंपेनियन। इट इज अ लैंडमार्क पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। इन इट ही टीचेस हिज सिस्टर डोरोथी। इन इट ही टीचेस, किससे पढ़ते हैं, सिस्टर डोरोथी से। इट इज ऑल्सो रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टिंटरनबे की पोयम है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, एंड इट इज अ लास्ट 19 पोयम ऑफ लिरिकल बैलेट्स। जो लास्ट 19 पोयम है वो टिंटरनबे इनकी लास्ट पोयम है। अच्छा, इसका जो पूरा टाइटल है टिंटरनबे का, वो क्या है, आगे है कंपोज्ड। उसमें कभी कभी पूछ देते हैं किस रिवर का जिक्र है इनके टाइटल में। कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स, टिंटरनबे कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव, a few miles above Tintern Abbey, Tintern Abbey, on revisiting the bank banks of the Wye, banks of the वाई, वाई रिवर का वर्णन किया, किसका एक्सप्लेन किया गया, विच रिवर, वाई रिवर। ड्यूरिंग, कहाँ के टूर पे थे, टूर ड्यूरिंग अ टूर 13 जुलाई 1798, 1798, 13 जुलाई 1798 को वाई के ड्यूरिंग टूर में जो उन्होंने कुछ फ्यू माइल्स अबव रिविजिट किए थे, उसका इन्होंने ये पूरा टाइटल नाम रखा था टिंटरनवे का, जिसमें उन्होंने WYE रिवर का एक्सप्लेन किया था। विच रिवर, WYE, वाई रिवर का एक्सप्लेन किया हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारी पोयम है, ये पोयम है माइकल। माइकल जो है बहुत फेमस इनकी पेस्टोरल पोयम है। द माइकल वाज रिटन इन 1800 एट ड्रोव कॉटेज, ग्रास मेरे के जो ड्रोव कॉटेज है 1800 में, उसमें इन्होंने ये पोयम, उसमें इन्होंने ये पोयम लिखी थी। और इट इज अ पेस्टोरल नरेटिव पोयम प्रेजेंट द लाइफ ऑफ कॉमन, ये एक तरीके से इट इज अ पेस्टोरल नरेटिव पोयम है जो कि प्रेजेंट की थी इसमें लाइफ एक कॉमन मैन, कॉमन, एक मिनट, कॉमन मैन की लाइफ के बारे में, लाइफ ऑफ कॉमन ओल्ड मैन जिसका नाम था माइकल। पेस्टोरल नरेटिव पोयम है, ये ध्यान रखिएगा। माइकल एक जो पोयम है वो एक पेस्टोरल नरेटिव पोयम है, पेस्टोरल नरेटिव पोयम है माइकल, जो कि 1800 में रिटन हुई थी। अभी पब्लिश की बात नहीं की गई है, अभी बात की गई है कि 1800 में केवल इसको
लिखा गया था विच पोयम, माइकल। माइकल एक पोयम थी इनकी जो केवल 1800 में लिखी गई थी, केवल 1800 में लिखी गई थी। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और इसका रह गया, वो और सुन लीजिए किसका, इसका क्या बोलते हैं, टिंटर नबे का। और वो पॉइंट ये था कि ये जो डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, डेका स्लैबिक डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इनकी पोयम जो है डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। कौन सी, टिंटर नबे जो पोयम है डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स में टिंटर नबे पोयम लिखी गई है। डेका स्लैबिक में 10 सिलेबल्स होते हैं, डेका स्लैबिक में 10 सिलेबल्स होते हैं। और क्या है कि ये जो पोयम है एलिमेंट्स ऑफ द ओड एंड ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिसनर जो है वो साइलेंट है। इसमें जो टिंटर नंबर में लिसनर है वो साइलेंट है, तो उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहते हैं। तो इसको टिंटर अबे डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहते हैं। इसका जनरे जो है वो ये भी कहा जाता है। अब आता है कि हम पढ़ रहे थे अब किसके बारे में, माइकल के बारे में। तो जो ये इनकी माइकल पोयम है, ये एक पोयम, एक मिनट जरा, माइकल एक पेस्टोरल पोयम है, पेस्टोरल नरेटिव पोयम है, जो कि एक किसकी लाइफ है, इसमें कॉमन ओल्ड मैन माइकल है, उसके बारे में बताता है। माइकल एक पुअर पुअर ऑनेस्ट सेफर्ड है। माइकल क्या है, पुअर ऑनेस्ट एक सेफर्ड है, हु डाइज इन ग्रीफ ऑफ लॉसिंग हिज सन ल्यूक। इसका एक बेटा होता है ल्यूक, उसके दुख में, उसको खोने के दुख में मर जाता है, बिकॉज ऑफ हिज सम फैमिली मिसफॉर्च्यून। कुछ फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, उसके चक्कर में इसका बेटा ल्यूक जो होता है वो मर जाता है माइकल का। तो माइकल पोएम 1800 में रिटर्न की गई थी। कब रिटर्न की गई थी, 1800 में रिटर्न की गई थी, बट पब्लिश का इसमें जिक्र नहीं है। तो रिटर्न का ही पीरियड याद रखिएगा कि 1800 में रिटर्न की गई थी। द पोएम इज फुल ऑफ पैथोस, arouses sympathy in our heart for माइकल। इसमें ये भी कहा जाता है कि माइकल का जो कॉटेज है उसका नाम क्या दिया गया था, द इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार नाम दिया गया था क्योंकि रात में ऐसे घर में उसके जो रोशनी आती थी, वो ऐसी लाइट आती थी, वो ऐसी लगती थी द इवनिंग स्टार, स्टार की तरह। तो नाम दे दिया गया था इसके कॉटेज को द इवनिंग स्टार, द इवनिंग स्टार। नेक्स्ट आती है फिफ्थ पोएम, ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी was composed in 1805। 1805 में ये पोयम कंपोज्ड की गई थी, इट मींस रिटन की गई थी, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807। ओड टू ड्यूटी पोयम 1807 में पब्लिश की गई थी, एंड कंपोज्ड या रिटन की गई थी 1805 में। इन द पोयम पोइट्स गिव्स ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ अ ड्यूटी। It is a fine tribute to the sense of duty. The poem convey a moral that we must be devoted to duty and integrity in our lives. इस पोयम में उन्होंने एक मोरल मैसेज को कन्वे किया है, वी मस्ट बी डिवोटेड टू ड्यूटी, जिसमें कहा है कि हमको डिवोटेड होना चाहिए अपनी ड्यूटी के प्रति, और इंटीग्रिटी में हमारी लाइफ में ड्यूटी के प्रति डिवोटेड और इंटीग्रिटी से भरपूर होना चाहिए। द पोइट कॉल्स ड्यूटी, पोइट ने ओड टू ड्यूटी को क्या कहा है, पोइट ने ओड टू ड्यूटी को कहा है स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ये लाइन ओड टू ड्यूटी से ली गई है, ये ध्यान रखना है कि पोइट ने कहा है कि स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ओड टू ड्यूटी को। नेक्स्ट आती है हमारी पोयम जो है सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट। ये मोस्टली आपने नहीं सुना होगा बट ये ध्यान रखिएगा, सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट। द पोयम वॉज composed in 1804।
अ कपल ऑफ ईयर, इन्होंने मोस्टली जो पोएम्स 1804 और 1805 के सराउंडिंग में लिखी और उन पोएम्स को इन्होंने पब्लिश किया, मोस्टली पोएम 1807 में। The poem was composed in 1804, a couple of years after the poet's marriage with Mary Hutchinson, who was his cousin, and while a girl had been his schoolmate and later on become his wife। तो इन्होंने ये बताने का मतलब है कि सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट में इन्होंने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के बारे में एक्सप्लेन किया है। सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट 1804 में कंपोज की गई थी और लिखी गई थी 18 पब्लिश हुई थी 1807 में। मैरी हचिंसन के बारे में इन्होंने किस पोएम में एक्सप्लेन किया है? सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट, सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट, जो कि पहले कजिन थी, उसके पहले एक लड़की थी, फिर कजिन थी, फिर एक स्कूलमेट और लेटर ऑन हिज वाइफ। इन दिस थ्री स्टेंजा In this three stanza of the poem, the poet describe her as a child, as a maid, and as a wife। तो इन तीन स्टेंजा की ये पोएम है सी वॉज फैंटम ऑफ डिलाइट। इसमें इन्होंने फर्स्ट स्टेंजा में एज अ चाइल्ड मैरी हचिंसन को डिस्क्राइब किया है, नेक्स्ट में एज अ मेड और नेक्स्ट में एज अ वाइफ एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इसका पार्ट है, द प्रिल्यूड का पार्ट है। तो ये भी ध्यान रखना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा जाए किसका पार्ट है, तो द प्रिल्यूड का पार्ट है। और याद रखिएगा कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है विलियम वर्ड्सवर्थ से, विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि उसी दौरान ही ये रेवोल्यूशन हो रहा था। इंक्लूडिंग इन बुक्स एक्साई 11 बुक्स है। जो प्रिल्यूड में कितनी बुक्स है? प्रिल्यूड में टोटल 14 बुक्स हैं और 11 बुक्स में जो है इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है किसका? द फ्रेंच रिवोल्यूशन का, रिटन इन 1804, attempts to recapitulate the emotions of the enthusiastic supports of the revolution as its commencement। इसकी शुरुआत हो रही थी इस रिवोल्यूशन की तो बहुत इंथुजियास्टिक सपोर्टर्स की तरह इन्होंने सपोर्ट किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने द प्रेल्यूड की 11 बुक्स में आराम से किया है। मूव टू नेक्स्ट पोयम। और नेक्स्ट पोयम इज रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और लीच गैदरर। तो लीच गैदरर का दूसरा नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसकी जो इनका जो नाम है वो दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? हाँ, तो क्या नाम दिया गया है इसका? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को लीच गैदरर भी कहा जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। लीच गैदरर भी कहा जाता है। दिस इज अ लिरिक अबाउट इवोल्यूशन एंड ऑब्जर्व थ्रू हाइट्स इन्वॉल्विंग विजन ऑफ एन ओल्ड मैन। इट इज रिटन इन राइमर रॉयल स्टेंजा फॉर्म। तो द लीच गैदरर, ध्यान रखना है, द लीच गैदरर या दूसरा नाम इसका रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, ये राइमा रॉयल स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। तो राइमा रॉयल में हाउ मैनी लाइन्स इन राइमर रॉयल? राइमर रॉयल में कितनी लाइन्स होती हैं? राइमर रॉयल में लाइन्स होती हैं 7 लाइन्स। 7 लाइन्स के स्टेंजास होते हैं इसमें। द पोएम गिव्स अस एन 8 आइडिया ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये पोएम आइडिया देती है ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द इमेजिनेशन। ठीक है, अब 8 पोएम आती है। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड द फ्री, ये इनकी एक सोनेट है। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड द फ्री। तो ये ध्यान रखना है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस
और लीच गैदरर जो पोयम है वो राइमा रॉयल में लिखी गई है। लीच गैदरर पोयम राइमा रॉयल में लिखी गई है। अब ये पॉइंट आता है कि ये इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड द फ्री, ये एक सोनेट है। तो हमने ये पढ़ा है कि इन्होंने 523 सोनेट्स लिखी हैं। इनमें से कुछ सोनेट हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। तो एक तो यही है, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग, ये इनकी 9th पोयम है। सॉरी 9th हमने ये वर्क लिया है इनका, 8 है 9th ये। तो ये इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड द फ्री, एक ये सोनेट है इनकी। और नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। विच विद द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी इनकी एक सोनेट है। और अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये भी इनकी एक सोनेट है। अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये भी इनकी एक सोनेट है। और थर्ड आता है हमारा लंदन, जो कि है लंदन 1802 या टू मिल्टन, टू मिल्टन। ये नेक्स्ट लास्ट मतलब कि ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी सोनेट्स हैं। टू मिल्टन, लंदन 1802, इट इज अ ब्यूटीज एंड इवनिंग काम एंड फ्री, एंड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, एंड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। दिस सोनेट इज इन द पेट्रार्कन फॉर्म, इन्होंने जो सोनेट में फॉर्म यूज की है वो पेट्रार्कन सोनेट की फॉर्म यूज की है। और तो पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, पेट्रार्कन सोनेट का एक पैटर्न होता है। उसमें क्या होता है कि 8 और 6 लाइन में डिवाइडेड होती है, तब ये टोटल 14 लाइंस की सोनेट्स बनती है। 8 लाइन को बोलते हैं ओटावा, ओटावा, और 6 लाइन को बोलते हैं सेस्टेट, सेस्टेट। तो ये पैटर्न है ओटावा और सेस्टेट, इससे इसको ही पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। तो ये पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई है। फॉर्म एज कंपोज ऑन द बीच इन द कंपनी ऑफ कैरोलिन, हिज नेचुरल डॉटर बाई एनेट वेलन, नेचुरल डॉटर बाई एनेट वर्लन। एनेट वर्लन इनके साथ इनका अफेयर, वर्ड्सवर्थ का अफेयर चला था एनेट वर्लन का। इनकी जो एलिस्टिमेट चाइल्ड हुई थी कैरोलिन, एलिस्टिमेट चाइल्ड हुई थी उससे कैरोलिन, उसके बारे में इन्होंने बात की। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी हमने बताया था सी इज अ फैंटम फ्रॉम डिलाइट, ये मैरी हचिंसन में का एक्सप्लेन किया है इन्होंने। इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम में इन्होंने कैरोलिन जो इनकी एक नेचुरल डॉटर होती है किससे, बाय एनेट वेलन से, उसका एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आते हैं 10th वर्क में अपने, नन्स फ्रेट नॉट। ये कुछ ऐसे वर्क है जिनके बारे में आपने सुना नहीं होगा, बट ये इनके वर्क हैं। नन्स फ्रेट नॉट पब्लिश्ड इन 1806, इट एन इम्पोर्टेंट सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो ये भी इनकी एक सोनेट है। It expresses the poet's admiration for the sonnet and the way in which it trains and disciplines the powers of the artist. ठीक है, ये चीजों का एक्सप्लेनेशन नन्स फ्रेट नट्स में, नॉट में किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 11, इनका जो ये 11 वर्क था उसमें टू मिल्टन, लंदन 1802, लंदन 1802 एंड टू मिल्टन, ये इनका मोस्ट पॉपुलर वर्क था। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्क्स में इसको काउंट किया जाता है, टू मिल्टन एंड लंदन 1802। अभी इनके उस वर्क के बारे में नहीं पता जो है प्रील्यूड, London 1802. It was written in 1802. It was written in 1802 and published in 1807. तो ध्यान रखने वाली बात है कि 1802 में लिखा गया, 1807 में पब्लिश हुआ। In this famous sonnet, Wordsworth had paid a warm tribute to Milton. तो किस पोयम में इन्होंने वार्म ट्रिब्यूट दिया, लंदन 1802। one of the most influential English romantic poets हैं। The poem phrases the famous 17th century poet John Milton and suggests the English would be better off if it modeled itself after Milton and the value of his era. Wordsworth composed the poem 1802, I have told you already, and shortly after returning to London from France, मतलब shortly जब ये फ्रांस से लंदन रिटर्न होकर आए तब इन्होंने ये पोयम कंपोज की थी। वेयर ही विटनेस एन आफ्टरमैथ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कंपेयरिंग फ्रांस somber social landscape
टू इंग्लैंड्स बॉयस्टर्स, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में द पोएट टेक्स हिज स्टैंड ऑन द वेस्ट मिनिस्टर, सॉरी, हाँ, तो इसमें क्या कहा है, वार्म ट्रिब्यूट दिया है टू मिल्टन, मिल्टन को, और द प्रिंस ऑफ प्यूरिटियंस, द प्रिंस ऑफ प्यूरिटियंस भी कहा है, जो है मिल्टन हमारे, उनके विषय में लंदन 1802 में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इनकी आती है एक सोनेट, कंपोज्ड अपॉन Westminster Bridge 1802, composed upon Westminster 1802. It is one of the most delightful sonnets of Wordsworth, has compared London city in this way, and this sonnet was written on a September morning 1802. September morning 1802 को उन्होंने ये पोयम लिखी थी, September morning 1802, और the poet takes his stand on the Westminster Bridge ओवर द थेम्स, थेम्स रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना था, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, उसको देखते हुए उन्होंने ये पोएम मॉर्निंग के टाइम पे लिखी थी। और इट्स राइम स्कीम इज एन इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट, ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी, ओटावा और सस्टेट का इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है। इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, पेट्रैर्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, और वर्ड्सवर्थ ने इनका इस सोनेट फॉर्म का यूज किया है। इटालियन सोनेट, पेट्रैर्कन सोनेट, दो नाम इसके भी कहे जाते हैं, और ये इसकी राइम स्कीम है। तो अब तक की जितनी पोयम अभी तक पढ़ी वो पढ़ी, और भी आगे इनके वर्क हैं जो आने हैं, ये इनके केवल इतने ही वर्क का एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है। आई होप आपको ये वर्क इनके समझ में आ गए होंगे, तो पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।